नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मार्च में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। तो जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार मार्च महीने में ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। मार्च में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। मार्च में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्थ से फर्श पर ला सकते हैं। मार्च में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली के बारे में बताया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी इसका ही जिक्र किया जाता है। बेटा, त्रिपुष्कर योग के बारे में आज तो मैंने मतलब कि नहीं बताया है, लेकिन आज तो मैंने पुष्य पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताया है और उसके बाद पुष्य के बारे में बताया है। लेकिन त्रिपुष्कर योग जो होता है ये एक ऐसा योग होता है कि इसमें अच्छा या बुरा जो काम किया जाए वो आपको 3 बार करने की मजबूरी होती है। अच्छा, अगर आपने एक घर खरीदा है तो आपको 2 घर और खरीदना पड़ेगा। आपने एक गाड़ी खरीदी तो 2 गाड़ी और खरीदनी पड़ेगी। आप अगर शादी के लिए इंगेजमेंट की रस्म अदा कर रहे हैं तो 2 इंगेजमेंट की रस्म और अदा करनी पड़ेगी। आपने अगर शादी के लिए रोका छेका टीका किया तो 2 बार और करना पड़ेगा। तो मतलब कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो त्रिपुष्कर योग में नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन भौतिक सुख संसाधनों से जुड़े कार्य जैसे नया वस्त्र पहनना, नई गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, ठीक है, इस तरह के कार्य करना त्रिपुष्कर योग में उचित माना जाता है जी। ये 2 योग होते हैं, एक द्विपुष्कर योग, एक त्रिपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग में किसी घटना की एक आवृत्ति और होती है और त्रिपुष्कर योग में जो घटना संपादित की जाती है उसके 2 और आवृत्तियां होती हैं। पंडित जी, अभी जैसे आपने बताया त्रिपुष्कर योग 9:35 तक, आज की बात आपने करी है। हाँ, त्रिपुष्कर योग आज सुबह 9:35 तो तक। सर पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए इसमें कोई भी काम करे तो 3 बार करें, तो काम जो भी करते हैं शुभ ही माना जाता है। तो किस तरह के काम करने चाहिए? जैसे अगर करना तो माना जाता है, लेकिन अब जैसे 9:35 के पहले किसी ने रोका छेका और किसी लड़की को कुछ दे दिया हाथ में या किसी लड़के के हाथ में कुछ दे दिया, विवाह से संबंधित काम कर दिया, तो ये 3 बार करना पड़ेगा। तो 3 बार तो शुभ नहीं होगा ना। जी जी जी, होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीदी तो 3 बार गाड़ी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आपने घर खरीदा तो 3 बार घर खरीद लीजिए। तो ये त्रिपुष्कर योग आज जो 9:35 तक है, तो आज मतलब कि अगर 9:35 के पहले आप कोई काम अच्छा वाला कर रहे हैं जो भौतिकता से जुड़ा हुआ है, अच्छा, ठीक है ना जी, वो आप 3 बार कर लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है जी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से मार्च महीने का पूरा ग्रह गोचर समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रह की युति बनेगी, मार्च में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब तक हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब तक हमें न कोई ग्रह पता होता है, न कोई देवी पता होती है, न कोई देवता पता होता है, न कोई शुभ कर्म पता होता है, न कोई अशुभ कर्म पता होता है। हम अपने मस्ती में मस्त और दुनियादारी में एकदम मशगूल अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन जब बुरा समय शुरू होता है तब हम ग्रहों को जानने के लिए भागने लगते हैं, देवी देवताओं के पीछे भागने लगते हैं, पूजा पाठ की दिशा में भागने लगते हैं। तब सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ब्रह्मदेव जो हमारी किस्मत में लिखते हैं 6वीं रात के अंत कि इस समय ये रोग होगा, इस समय ये चोट लगेगी, इस समय विवाह होगा, इस समय वियोग होगा, इस समय संयोग होगा,
उन सब का संकेत जन्म कुंडली है। हमारे मनीषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, ज्योतिष शास्त्र 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है और इसको शास्त्रों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष को शास्त्रों का नेत्र कहा गया है, आंख कहा गया है। और ऐसा नहीं कि आज इसकी मान्यता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखिए तो उसमें राम जी के जन्म के बारे में सारी ज्योतिषीय जानकारी है कि सूर्य किस राशि पर था, तो कौन ग्रह किस राशि पर था, तो कौन सा नक्षत्र था, सब आपको पता लगेगा। इसी तरह से राम विवाह के समय आपको पता चलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि ग्रहों का फल तो होता ही है और ग्रह अपना फल देते ही हैं, लेकिन अगर ग्रहों के स्थिति को जानते हुए, उनके प्रभाव कुप्रभाव को जानते हुए हम उनसे संबंधित कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो चलिए इस महीने ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है वो आपको बताऊंगा। शुक्र ग्रह 2 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जब उच्च के होंगे तो जिन लोगों की कुंडली में केंद्र में शुक्र जन्म के समय बैठेंगे वो मालव्य योग बनेगा। मालव्य योग वृषभ, तुला और मीन राशि के शुक्र के होने पर मालव्य योग बनता है। ये पंच महापुरुष योग में एक प्रकार का मालव्य योग पंच महापुरुष योग का एक अंग है। और सूर्य 15 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये बृहस्पति की राशि है। जब मीन और धनु राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसी को हमारे सनातन धर्म की भाषा में खरमास कहते हैं। इसमें सब प्रकार के शुभ कर्म वर्जित होते हैं। रोका, छेका, टीका, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, सारी चीजें बंद होती हैं। तो 15 मार्च को जब सूर्य का प्रवेश मीन राशि में हो जाएगा तो उस दिन से खरमास शुरू हो जाएगा। सूर्य और बृहस्पति केंद्र में संबंध बनाएंगे क्योंकि एक मीन राशि में है और एक मिथुन राशि में उस समय रहेगा, तो ये केंद्रीय संबंध इनका बन जाएगा जिससे शुभ फल की संभावना देश, समाज, राष्ट्र के लिए हो जाएगी। सूर्य मित्र ग्रह गुरु की राशि में रहेंगे जिससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 14 मार्च को बुध कुंभ राशि में उदय होंगे। 21 मार्च को बुध कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च को गुरु मिथुन राशि में मार्गी होंगे। मार्गी का मतलब समझ रहे हैं, सीधा चलने लगेंगे। अभी कैसे चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। ग्रहों की गति जो होती है ना, एक तो होती है सामान्य गति, एक होती है मार्गी, मार्गी माने आगे की तरफ चलना, एक होती है बकरी, बकरी माने पीछे की तरफ चलना, एक होता है मंद गति, मतलब अपने गति से धीमा चलना, मंद गति उसको कहते हैं, ठीक है। और एक होता है बहुत तेज चलना, उसको कहते हैं अतिचारी। उसको क्या कहते हैं? अतिचारी। प्रायः कोई ग्रह जब बहुत दिनों तक बकरी रहता है और उसके बाद मार्गी होता है तो अतिचारी हो जाता है, वो अपनी गति से 2 गुना 3 गुना चलने लगता है। तो मंगल 26 मार्च को कुंभ राशि में उदय होंगे। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, 3 तारीख की शाम को ये ग्रहण लगेगा। काशी के पंचांग के हिसाब से 6:02 से 6:47 तक ये चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ग्रस्तोदित का मतलब है कि ग्रस्त हुआ चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसीलिए काशी के ऋषिकेश पंचांग में लिखा हुआ है
कि इस ग्रहण में 12 घंटे से पहले से सूतक मानने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जिस समय ग्रहण रहेगा उसी समय देवी देवताओं के मंदिर में पूजा अर्चना बंद रहेगी, शेष उसके पहले तक पूजा अर्चना होती रहेगी। ये अगर आपको देखना हो तो ऋषिकेश पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 2 पर आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब उन्होंने अगर लिखा है तो कुछ शोध करके, कुछ मतलब कि इस पर विचार करके, कुछ चिंतन करके ही लिखा होगा, क्योंकि यह एक विश्वसनीय पंचांग है तो ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए वो बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। राशि के अनुसार कि किन राशि के लिए मार्च महीने में कौन सा दिन अच्छा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक छत्तीसगढ़ से रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। दुर्गा जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मैं बलराम प्रसाद मिश्रा बात कर रहा हूँ। जी पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। पहला तो ये कि प्रसार भारती में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है और अभी आज ही कुछ देर बाद जो है मेरा इंटरव्यू होने वाला है। पंडित जी, उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर और मैं क्या ऐसा उपाय करूं जिससे इंटरव्यू अच्छा जाए। दूसरा पंडित जी, विंध्याचल में जा करके मैं दुर्गा सप्तशती का कवच का और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहता हूं। तो आपने बताया था कभी रेडियो टेलीविजन पर कि वहां जाके पाठ करना चाहिए, तो 108 पाठ करना है। तो क्या एक दिन में ही करना है उसको, या थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन के बीच में जो है कंप्लीट करनी है। तीसरा पंडित जी, कि मेरी आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं रहती, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास भी घर हो, अपना गाड़ी हो, तो क्या उपाय करें पंडित जी, या फिर ऐसे ही मेरी चलेगी। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें जो है बहुत कम सैलरी मिलती है, मतलब सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है पंडित जी, कुछ बचत नहीं हो रही है। देखिए बलराम जी, आपने जो पहला प्रश्न किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि और शुक्र का द्वितीय द्वादश से संबंध बन रहा है, इसलिए मुझे अभी नौकरी मिलती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपने कहा है विंध्यवासिनी में जाकर के पाठ करने का, तो देखिए अगर कवच का सिर्फ पाठ करना चाहते हैं तो कवच का पाठ 108 पाठ करने के लिए आपको कम से कम 8-10 घंटे का समय चाहिए। अगर 8-10 घंटे का अभ्यास है आपकी सीटिंग करने की, तो जाकर के विंध्यवासिनी में 108 बार कवच का पाठ कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कवच के मंत्रों से हवन मत करिएगा। कवच के मंत्रों से हवन करने पर सर्वनाश हो जाता है। अंधकासुर ने भ्रमवश कवच के मंत्रों से हवन कर दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। तो कवच के मंत्रों से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, कभी भूल करके भी कवच के एक मंत्र से हवन नहीं करनी चाहिए। 9 दिनों में अगर आप करना चाहें तो 9 दिनों में कर सकते हैं, 12-12 नित्य के हिसाब से आप कर सकते हैं। और कवच की सिद्धि के बाद सारी सिद्धियां अपने आप मनुष्य को मिल जाती हैं। जिसके ऊपर कवच की कृपा हो जाए तो उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं बनती है। और वैसे भी माँ विंध्यवासिनी का धाम इतना पावन है, लेकिन माता अपने यहाँ किसी को जल्दी रुकने नहीं देती हैं। ये मैंने अपने ज़िंदगी में अनुभव किया है। वहाँ अक्सर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के 1 घंटे के बाद ही माता उन्हें ढकेल देती हैं अपने धाम से बाहर। जिनका बड़ा पुण्य होता है वही लोग वहाँ रात्रि प्रवास कर पाते हैं। जिनका बड़ा पुण्य होता है वही लोग वहाँ 2-4 दिन रह पाते हैं। बहुत पुण्य हो तब, नहीं तो वो इतना जल्दी वहाँ टिकने नहीं देती। मुझे ही देखो ना, मैं वहाँ 7-8 साल रहा, लेकिन उन्होंने ढकेल करके धक्का मार के मुझे दिल्ली भेज दिया, नहीं रहने दिया वहाँ। जबकि मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में खुशी वहीं मिलती थी। सुबह गंगा स्नान करो, प्रातः सायं माता के दर्शन करो, पाठ करो, पूजा करो, हवन करो और माता की चर्चा में रहो, स्वाध्याय करो, देवी भागवत का पारायण करो। ये आनंद था। अब यहाँ दिल्ली में क्या आनंद है? कुछ आनंद नहीं है। लेकिन उनकी इच्छा, उन्होंने कहा जा तू वहाँ बैठ के जय माँ विंध्यवासिनी बोल, तो मैं यहाँ आ गया। तो इसलिए आप जाइए, अगर विंध्यवासिनी आप जाते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। और जहाँ तक आपकी इच्छा है कि मुझे भौतिक संसाधनों की प्राप्ति हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाऊँ, आप जाइए,
केवल दोनों हाथ उठा करके और कहिए कि हे माँ, मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं बड़ा निर्जीव हूँ, मैं बड़ा दुर्बल और मतिमंद हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अपने ज़िंदगी में, तू मेरा हाथ पकड़ के जैसे चाह वैसे चला। और ये शरणागति ले लीजिए और एक घी का दिया जला दीजिए। उसके बाद लौट कर आइए, आप देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कल्पनाएं हैं सुख संसाधन की, वो सब कैसे साकार होती हैं, ये सब आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बशर्ते आपको जाकर वहाँ शरणागति लेना है कि हे माँ, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा अधम नीच पापी और मूर्ख हूँ, लेकिन तेरा बेटा हूँ। मेरे दोनों हाथों को पकड़ माँ, एक हाथ पकड़ेगी तब भी मैं गिर जाऊँगा, दोनों हाथ पकड़ और मुझे जैसे चाहे वैसे चला। और ये शरणागति जब आप ले लोगे और हर समय विंध्यवासिनी का चिंतन करते हुए अपना जीवन जीना शुरू करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आपके जीवन में चमत्कार होगा। बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में विंध्यवासिनी जाने की कल्पना आई है, ये बड़ी शुभ बात है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वालों पर मार्च में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही मार्च में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 14 मार्च तक आपके 11वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे। इस भाव में सूर्य को होने से आमदनी, पद और मान सम्मान बढ़ेगा। 15 मार्च से 12वें भाव में आ जाएंगे। इस समय खर्च और मानसिक दबाव दोनों बढ़ेगा। 2 मार्च से शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और 26 मार्च से शुक्र आपके लग्न में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र से लाभ मिलेगा। महीने के मध्य में शुक्र खर्चा बढ़ाएंगे। इस समय गलत संगत से भी आपको सावधान रहना चाहिए। महीने के अंत में आपको शुक्र से लाभ मिलेगा। पूरे महीने बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे। आय, कारोबार, दोस्त और संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। मंगल भी आपके एकादश भाव में रहेगा और शुभ रहेगा। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन दोस्तों से मतभेद हो सकता है। राहु भी आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। राहु धन लाभ देंगे, लेकिन लालच से बचना होगा। पूरे महीने शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि खर्च बढ़ाएंगे, मानसिक चिंता और नींद की समस्या देंगे। पूरे महीने आपके 3रे भाव में बृहस्पति वक्री रहेंगे। बृहस्पति आपके लिए शुभ होंगे। केतु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में भ्रम और दूरियां बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों की एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि नित्य हनुमान जी की उपासना करें। सुबह शाम हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने बृहस्पति आपके 2 भाव में धन के स्थान में रहेंगे। 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। मार्गी माने आगे चलने लगेंगे। 11 मार्च से पहले वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, आमदनी ठीक रहेगी। 11 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, करियर मजबूत होगा, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पूरे महीने राहु आपके 10th हाउस में रहेगा, जो शुभ होगा, लेकिन जोखिम भरे फैसले सोच समझकर आपको लेने चाहिए। पूरे महीने केतु आपके 4th हाउस 4थे घर में रहेगा। केतु आपके लिए शुभ नहीं होगा। ये आपकी पिता की सेहत को भी बिगाड़ सकता है और आपके माता को भी नसों का खिंचाव हो सकता है। परिवार और मन में अशांति रहेगी। माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। पूरे महीने शनि आपके 11th हाउस में 11वें भाव में यानी लाभ भाव में रहेंगे। शनि आपके लिए शुभ होंगे। पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है। सूर्य 15 मार्च तक आपके 10वें भाव में रहेंगे। करियर को नई उड़ान देंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, जो आमदनी बढ़ाएंगे। मंगल पूरे महीने आपके 10वें भाव में गोचर करेगा,
नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध और आक्रामकता बढ़ सकती है। पूरे महीने बुध भी आपके 10वें भाव में रहेगा। बुध आपके लिए शुभ होगा। 2 मार्च से शुक्र आपके 11वें भाव में शनि के साथ युति करेंगे। 26 मार्च से 12वें भाव में शुक्र का प्रवेश होगा। शुक्र और शनि आपके लिए शुभ होंगे। लाभ और आय में वृद्धि होगी। महीने के दूसरे भाग में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। नित्य दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का आपको सुबह शाम पाठ करना चाहिए और भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और नवरात्र मार्च के महीने में आ रहा है। 19 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहा है। अगर पूरे नवरात्र आप भगवती दुर्गा की ठीक ढंग से पूजा उपासना करेंगे, व्रत करेंगे और आराधना में मन लगाएंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मार्च में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को मार्च में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। अब मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो पूरे महीने बृहस्पति तो आपके ही राशि में बैठे हुए हैं। लग्न कह लीजिए या राशि कह लीजिए, आपकी ही राशि में है। अब 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे। 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। पूरे महीने बृहस्पति आपके लिए शुभ ही शुभ हैं। जैसे केंद्रीय बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, पंचम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, नवम पर दृष्टि कर रहे हैं। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, भाग्योदय होगा। एकदम दोनों हाथ में आपके लड्डू है। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। रिश्तों में सुधार होगा। मार्च महीने में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। शनि आपको मेहनती बनाएंगे। पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राहु पूरे महीने आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में रहेगा। राहु भाग्य को बल देगा और शुभ होगा। केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। 3रे भाव का केतु अच्छा होता है, साहस बढ़ाएगा, लेकिन भाई बहन में हल्का मतभेद पैदा कर सकता है। बातचीत करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेगा। पिता से विचारों में मतभेद होगा। जोखिम भरे फैसले लेने से बचिए। बुध भी पूरे महीने आपके 9वें भाव में रहेंगे और शुभ रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। विदेश जाने का योग मजबूत हो सकता है। 26 मार्च तक शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे। 26 मार्च के बाद शुक्र आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र शुभ है, आमदनी बढ़ाएंगे, रिश्ते मजबूत करेंगे। सूर्य 15 मार्च से 10वें भाव में शनि के साथ आ जाएंगे। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा। अधिकारियों से विवाद ना करें। नित्य प्रातः सायं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अगर संभव हो तो भगवान गणेश के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जो मिथुन राशि के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि पूरे मार्च महीने में आपको सुबह शाम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणेश जी के सामने रोज आपको एक लड्डू और दुर्वा के कुछ मतलब कि दल तोड़ करके, दुर्वा की कुछ पत्तियां तोड़ करके और उसे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्च में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा और कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय करेगा, ये भी पंडित जी से जानते हैं। 15 मार्च तक सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्य आपके 9वें भाव में शनि के साथ आ जाएंगे मीन राशि में। तो 15 मार्च से पहले तो तनाव रहेगा। अचानक अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य का मृत्यु भाव में होना अच्छी बात नहीं है। महीने के दूसरे भाग में भाग्य का साथ मिलेगा। पूरे महीने मंगल आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। मंगल क्रोध, अधीरता और खर्च को बढ़ाएगा। 8वें भाव में मंगल भी राहु के साथ रहेगा।
तो ये एक प्रकार का अंगारक योग है, जिसमें एकदम ज्वालामुखी की तरह आदमी को गुस्सा आता है, और गुस्सा और क्रोध का परिणाम हर समय हानिकारक होता है। कभी क्रोध और गुस्सा का परिणाम शायद ही फायदेमंद हो, नहीं तो नुकसानदेह ही होता है। बातचीत में गलतफहमी हो सकती है। कागजातों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके 9वें भाव में रहेंगे। इस समय संबंधों में तनाव बढ़ेगा। 26 मार्च से शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। महीने के अंत में शुक्र भाग्य को बल देगा। पूरे महीने राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। पूरे महीने केतु आपके 2 भाव में गोचर करेगा। वाणी में कड़वाहट, परिवार में गलतफहमी और बचत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने शनि आपके 9वें भाव में रहेगा। भाग्य को धीरे धीरे सांस मिलेगा। पिता की सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 11 मार्च तक बृहस्पति बकरी रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। खर्च बढ़ेगा, विदेशी कार्यों में तरक्की होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपको नित्य नियम से पूरे मार्च महीने किसी शिवालय में जाना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और जितना देर आप शिव मंदिर में रहें, हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहें, करते रहें, करते रहें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कर लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि मार्च में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं। यदि आपकी सिंह राशि है तो केतु पूरे महीने आपके ही राशि में रहेंगे। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, मानसिक द्वंद्व, लेकिन धर्म कर्म की तरफ रुझान बढ़ेगा। पूरे महीने राहु आपके 7वें भाव में रहेगा। रिश्तों में और साझेदारों में भ्रम की स्थिति बढ़ेगी और किसी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। पूरे महीने शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। ये सेहत को बिगाड़ सकते हैं। अगर आप पहले से बवासीर, फैस्टुला, भगंदर जैसे रोगों से पीड़ित रहे हैं तो इस समय वो रोग फिर से उदय हो सकता है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखिए। अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11 मार्च तक बृहस्पति बकरी रहेंगे और फिर मार्गी होंगे। तो पूरे महीने बृहस्पति आपके लिए शुभ रहेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। 15 मार्च तक सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 15 मार्च के बाद आपके 8वें मृत्यु भाव में गोचर कर जाएंगे, जो आपके राशि स्वामी हैं। और जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आप सोचिए ही मत कि आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य के कारण आपके संबंधों में अहंकार का टकराव होगा। महीने के दूसरे भाग में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। पूरे महीने मंगल आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। ये वैवाहिक जीवन में कड़वाहट बढ़ा सकता है। आपके अंदर उत्तेजना, गुस्सा, पशुओं की तरह गुस्सा आ सकता है और साझेदारी में आक्रामक फैसले आपको परेशान कर सकते हैं। बुध पूरे महीने आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। इस समय गलतफहमी से बचना जरूरी होगा। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। 26 मार्च से शुक्र 9वें भाव में प्रवेश करेगा। महीने के पहले भाग में शुक्र शुभ, मध्य में अशुभ और महीने के अंत में शुक्र से भाग्य का साथ मिलेगा। बस आपको एक काम करना है कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना है 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए, और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर अपनी नित्य पूजा करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए और हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करिए। मैं पूरी गारंटी देता हूँ, यदि आपकी सिंह राशि है तो देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके राशि में केतु भी बैठा हुआ है। चीज़ें बहुत अच्छी आपके फेवर में नहीं हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर 3 माला गायत्री मंत्र का जप
और एक माला गायत्री मंत्र से 108 आहुति गाय के घी से आप हवन कर देंगे तो आप हमसे गारंटी लिखवा लीजिए कि आपके जीवन में अच्छा भले न हो लेकिन बुरा कुछ भी नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी है। तो आप ये उपाय कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने राहु आपके शत्रु भाव यानी छठे भाव में गोचर करेंगे। विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। जो आपका विरोधी होकर सक्रिय होगा उसका सर्वनाश भी होगा, पक्का देख लीजिएगा। आप कुछ नहीं करेंगे उसके साथ तब भी उसका नाश हो जाएगा उसकी अपनी बुद्धि से, लेकिन विरोधी सक्रिय रहेंगे और विरोधियों का नाश भी होगा, क्योंकि ज्योतिष का फलादेश है त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें भाव में चाहे गोचर से चाहे कुंडली से अगर पापक ग्रह हो जाए, खास करके राहु हो जाए, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, दुश्मनों का ये बैंड बजा देता है। तो भैया प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, लेकिन कानूनी मामलों में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बुध पूरे महीने आपके 6 हाउस में गोचर करेगा। बुध वक्री से मार्गी होगा। बातचीत में गलतफहमी बढ़ेगी, बार बार फैसले बदलेंगे, और अगर आपको कभी इचिंग, सोराइसिस जैसी कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी फिर से शुरू हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो नारियल के तेल में कपूर मिला करके और उसे नहाने के बाद हल्का सा अपने शरीर में मसाज कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बुध के मार्गी होने के बाद आपकी स्थितियां सुधरेंगी। मंगल भी आपके छठे भाव में गोचर करेगा। मंगल आपके लिए शुभ होगा, विरोधियों पर सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप कन्या राशि की महिला हैं और किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं, वहां से आने के बाद यदि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर नज़र दोष का असर रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी फिटकिरी दाहिने हाथ में लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके वॉश बेसिन में बहा देना चाहिए। इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। 15 मार्च तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा। 15 मार्च के बाद आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। सूर्य आपके लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में अहंकार का टकराव हो सकता है। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके 7वें भाव में रहेगा। 26 मार्च से शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। पहले भाग में शुक्र किसी नए रिश्ते की शुरुआत कराएगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। शनि पूरे महीने आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। शनि आपकी समझदारी की परीक्षा लेगा। बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। करियर में स्थिरता आएगी। 11 मार्च के बाद मार्गी होंगे। पदोन्नति मिल सकती है। केतु पूरे महीने आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। मानसिक थकान रहेगी। बस आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप आप नियमित पूरे मार्च के महीने में करें। और अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो बुधवार को गणेश मंदिर में जाकर के लड्डू और दुर्वा का भोग प्रसाद चढ़ाएं और गणेश मंदिर में बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। पंद्रह मार्च तक सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे अगर आपकी तुला राशि है तो, और 15 मार्च तक के बाद सूर्य आपके छठे भाव में शनि और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। 15 मार्च तक रिश्तों को बल मिलेगा। इसके बाद कार्यों का आप पर दबाव बढ़ेगा। सेहत भी प्रभावित हो सकती है। 1 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके छठे भाव में शनि के साथ रहेगा, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
26 मार्च के बाद शुक्र जब आपके 7th हाउस में आएगा तो महीने के पहले भाग में शुक्र रिश्तों के लिए शुभ होगा, महीने के मध्य में सेहत बिगाड़ेगा और तनाव बढ़ेगा, महीने के दूसरे भाग में रिश्तों में सुधार आएगा। पूरे महीने मंगल आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। रिश्ते मजबूत होंगे लेकिन निवेश में जोखिम लेने की आदत बढ़ेगी। बुध आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के साथ बातचीत बनाए रखना चाहिए। पूरे महीने राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में भ्रम बढ़ेगा, किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन पैसों का लालच गलत निवेश की ओर ले जा सकता है। पूरे महीने केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। आमदनी बढ़ेगी, दोस्तों से दूरियां बढ़ेंगी। पूरे महीने शनि आपके 6ठे भाव में शत्रु भाव में गोचर करेगा। विरोधियों पर सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। 11 मार्च तक बृहस्पति बकरी होगा और फिर मार्गी होगा। भाग्य का धीरे धीरे साथ मिलेगा, यात्राओं का योग बनेगा और उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। विदेशी कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें। यदि आप भगवती दुर्गा की अच्छी आराधना करना चाहते हैं तो आपको नित्य दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का और दिव्य अथर्व शीर्ष का और चौथे अध्याय का और क्षमा प्रार्थना का पाठ कर लेना चाहिए। अगर इतना सब कुछ आपको नहीं करने की फुर्सत है या आप संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का क्रमशः दोनों 5-5 बार पाठ सुबह शाम आपको कर लेना चाहिए और अपने घर में दुर्गा जी का चित्र लगा करके उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और शुक्रवार को अनार ले आकर के उसके दाने निकाल करके किसी कटोरी में रख करके दुर्गा जी को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए और आधे घंटे बाद वो अनार अपने घर के सभी सदस्यों को 1-1 चम्मच प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। इससे पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेंगे मार्च में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ होगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें ला सकता है, ये जानते हैं। मार्च के पूरे महीने शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो शनि से शिक्षा और रिश्तों में लाभ मिलेगा। बृहस्पति आपके 8th हाउस में 8वें भाव में रहेंगे। 11 मार्च तक तो ये बकरी हैं, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च तक धन लाभ होगा। 11 मार्च के बाद आपके विचारों में अस्पष्टता बढ़ेगी। पूरे महीने केतु आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। अपने करियर से आप असंतुष्ट रह सकते हैं, करियर बदलने का विचार भी कर सकते हैं। पूरे महीने राहु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। परिवार में अस्थिरता रहेगी। संपत्ति के मामलों में सतर्क रहिए। मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। पूरे महीने 4थे भाव में मंगल का गोचर, मंगल शुभ नहीं है। घर में उग्रता बढ़ेगी। वाहन संभल कर चलाएं। संपत्ति के फैसले जल्दबाजी में न लें। पूरे महीने बुध आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। बुध आपके लिए शुभ होगा। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र शनि के साथ आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। इस समय आपके संबंधों में सुधार आएगा। 26 मार्च से आपके 6ठे भाव में आएगा। इस समय आपको अपने काम के कारण तनाव का सामना करना पड़ेगा। 15 मार्च तक सूर्य आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य शनि के साथ 5वें भाव में आ जाएगा। किसी से भी अहंकार का टकराव होने से बचें। अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनकी सेहत संभालें। आपको चाहिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको नित्य भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो हर मंगलवार किसी हनुमान मंदिर में जाकर के श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। हनुमान जी को माला, फूल, प्रसाद, लड्डू, दुर्वा अर्पित करना चाहिए और हो सके तो कुछ देर हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। मार्च में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और कौन से ग्रह कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति आपके 7th हाउस 7वें भाव में गोचर करेगा। मार्च महीने में 11 मार्च तक ये बृहस्पति आपके 7वें भाव में वक्री रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर रहेगी। इस समय आपका वैवाहिक जीवन और साझेदारी संबंध मजबूत होंगे, विश्वास बढ़ेगा। 11 मार्च के बाद बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। इस समय रिश्ते और मजबूत होंगे, आमदनी में वृद्धि होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आय भाव पर है। पूरे महीने शनि आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संपत्ति के मामले में कुछ बड़े फैसले आप लेंगे। आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है। पूरे महीने केतु आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, भाग्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। पूरे महीने राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे आपका साहस बढ़ेगा, इससे आपके अंदर नई सोच डेवलप होगी, संबंधों के लिए मिला जुला रहेगा। पूरे महीने मंगल आपके 3रे भाव में रहेगा और शुभ होगा। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन कभी कभी आवेगपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। बुध आपके 3रे भाव में गोचर करेगा, शुभ होगा। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके 4थे भाव में रहेगा। 26 मार्च के बाद आपके 5वें भाव में रहेगा। महीने की शुरुआत में शुक्र से लाभ मिलेगा, महीने के मध्य में खर्च बढ़ेगा और अंत में आपके रिश्ते मजबूत होंगे। 15 मार्च तक सूर्य आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। उसके बाद सूर्य आपके 4थे भाव में आ जाएगा। सूर्य आपके लिए शुभ है, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में अहंकार का टकराव परेशान कर सकता है। बस आपको करना यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रातः सायं पाठ करना है। राम दरबार की या राधा कृष्ण की या श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करना चाहिए। और जब भी आपको समय मिले तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत इस मंत्र को दिन भर में कम से कम 24 बार बोलने का प्रयास करिए। क्या बोलेंगे? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत या हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम 24 बार अगर आप बोलेंगे तो आपके अंदर निगेटिविटी नहीं रहेगी, और जब सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी तो दुनिया आपके पीछे चलने के लिए अपने आप तैयार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ग्रहों के लिहाज से मार्च का महीना कैसा रहने वाला है? मार्च में इन्हें किन ग्रहों का साथ मिलेगा और कौन से ग्रह इनकी परेशानियों को और बढ़ा सकते? कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 15 मार्च तक सूर्य आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शनि 3रे भाव में शनि के साथ युति करेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना होगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता यो मन्यते। हे मकर राशि के मित्रों, ये शनि और सूर्य की जो युति होगी, इसमें बेवजह आपको नारद की तरह मोह हो जाएगा कि मैं ही बड़ा बलवान, मैं ही बड़ा धनवान। इसमें जो आपके अंदर अहंकार आएगा, इससे आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी। महीने के 2रे भाग में आपका साहस बढ़ेगा। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र शनि के साथ आपके 3rd हाउस में रहेगा। इसके बाद शुक्र आपके 4थे भाव में आ जाएगा। बचत करने में आपको मदद मिलेगी। महीने के 2रे भाग में पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। पूरे महीने मंगल आपके 2रे भाव में गोचर करेगा। थोड़ा सा वाणी में कड़वापन आ सकता है, वाणी में कड़वापन आ सकता है जो ठीक नहीं है। पारिवारिक आमदनी बढ़ेगी। इस समय किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। पूरे महीने बुध आपके 2रे भाव में सक्रिय रहेगा। आपके जरूरी काम पूरे होंगे।
लेकिन आर्थिक फैसला लेने में समझदारी दिखानी होगी। मार्च महीने में राहु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। नए आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन वाहवाही में आकर के खर्च करने की कोशिश करोगे तो बजट बिगड़ जाएगा, भ्रम की स्थिति रहेगी। ऐसे में निवेश सोच समझ कर करें। पूरे महीने आपके तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर होगा। शनि शुभ है, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत रंग लाएगी। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। 11 मार्च तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति आपके लिए शुभ होगा। कार्यक्षेत्र में सुधार आएगा, विरोधियों पर सफलता मिलेगी, आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहेगा। केतु आपके 8वें भाव में मार्च में गोचर करेगा। सेहत को लेकर के आपको सतर्क रहना है। अचानक कुछ परिवर्तन आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपकी राशि का स्वामी जो है वो शनिदेव है, और जब आपके लिए शनिदेव ठीक रहते हैं तो बाकी के सारे ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्रमशः ठीक रहती है। तो आपको चाहिए कि आप नित्य शनिदेव के लिए ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार रोज नहाने के बाद जप कर लें, और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की परिक्रमा कर लें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही असुविधा दूर होगी और आप सक्रिय होकर के आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो अभी की स्थिति तो ये है कि मंगल, राहु, शुक्र, सूर्य और बुध, ये पांच ग्रह आपकी राशि में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आपके द्वितीय भाव में अभी शनि है, और आपके पंचम भाव में बृहस्पति है, और आपके 7वें भाव में केतु है। तो 15 मार्च तक सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। इस समय सूर्य आत्मविश्वास के साथ साथ अहंकार और घमंड को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपके दूसरे भाव में शनि के साथ सूर्य की युति हो जाएगी। महीने के दूसरे भाग में सूर्य शुभ होगा, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। पूरे महीने मंगल आपके लग्न में गोचर करेगा। एक तरफ आपकी ऊर्जा तो दूसरी तरफ आपकी आक्रामकता बढ़ेगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। बुध का भी गोचर आपके लग्न में होगा। वाणी में तीखापन आएगा, बार बार फैसले बदलेंगे। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके दूसरे भाव में शनि के साथ गोचर करेगा। 26 मार्च के बाद शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएगा। महीने के पहले भाग में रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा। मध्य में परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में साहस बढ़ेगा। मार्च महीने में राहु भी आपके लग्न में रहेगा। अचानक और बार बार फैसला बदलने से बचें। केतु आपके 7वें भाव में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अलगाव बढ़ सकता है, लेकिन साझेदारी करते समय सावधानी बरतनी होगी। पूरे महीने शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण आएगा। आप सोच समझकर बोलेंगे। पूरे महीने बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, फिर मार्गी होंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। संतान के संबंधों में सुधार आएगा। देखिए, आपको करना ये है कि आप हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करिए, और आप अपने परिवार में ये कहिए कि परिवार का कोई व्यक्ति हर रोज सूर्यास्त के समय एक तिल के तेल का दिया मुख्य द्वार पर सूर्यास्त सायंकाल के समय जला दिया करे, और मेन चौखट का दरवाजा जो है उसको कम से कम सूर्यास्त के समय 24 मिनट के लिए दरवाजा खुला रखें। मैं नहीं कह रहा हूं दरवाजा खुला छोड़कर आप घर छोड़कर कहीं बाहर जाके घूमिए, नहीं। आप अपने घर की सुरक्षा के लिए देखभाल भी करते रहें, लेकिन इन 24 मिनट में अगर दरवाजा खुला रहेगा, दीप जलता रहेगा, तो माँ लक्ष्मी इस समय भ्रमण करती हैं, उनका प्रवेश आपके भी घर में होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मार्च में मीन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह शुभ साबित होगा और कौन सा अशुभ, किस ग्रह के प्रभाव से मीन राशि वाले मार्च में खूब नाम कमाएंगे और कौन से ग्रह इनके लिए मुसीबत ला सकते हैं, ये सब जानेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि मार्च में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें ला सकता है। आइए जानते हैं। यदि आपका मीन राशि में जन्म हुआ है या प्रचलित नाम आपका मीन राशि में है, तो आप ये मानिए सरकार कि आपकी ही राशि में शनि देव इस समय विराजमान है। वैसे तो आप इस महीने थोड़े से गंभीर रहेंगे, जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बढ़ेंगी, लेकिन ये केतु आपके छठे भाव में रहेगा जो शुभ कारक नहीं है। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे दुश्मन सक्रिय रहेंगे और आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आएगा। अचानक कोई रोग होने की भी संभावना है। और राहु आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। खर्च और तनाव बढ़ेगा। ऐसे लोगों का खर्च बीमारियों पर, मुकदमे पर, ब्याज चुकाने में एकदम हाथ टाइट हो जाता है। लेकिन अगर विदेश से संबंधित आपका व्यवसाय है तो वो संपर्क सूत्र बढ़ेगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। 12वें भाव में मंगल गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, नींद में बाधा डालेगा। बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेगा जो शुभ नहीं है। दस्तावेजों में लापरवाही न करें, रिश्तों को संभालें, फैसला लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे, इसके बाद दूसरे भाव में आ जाएंगे। महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ेगा, मध्य में व्यक्तित्व में निखार आएगा, महीने के अंत में बचत बढ़ेगी। 15 मार्च तक सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे। 15 मार्च के बाद लग्न में शनि के साथ आ जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन सेहत प्रभावित होगी। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। बृहस्पति आपके 4थे भाव में रहेंगे। 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। परिवार में स्थिरता आएगी, संपत्ति से लाभ मिलेगा। 11 मार्च के बाद मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आपको चाहिए कि नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम पाठ करें। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए मार्च का महीना उत्तम फलदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।